नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर तीसरा पेपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तीसरा पेपर है अपने पास में, एम्ब्रियोलॉजी का पेपर है। इस पेपर के अंदर अपन जीव का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जीव का विकास कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जिसमें एम्ब्रियो के विकास का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियो के, ठीक है ना, भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कई सारी घटनाएं होती है। जीव का जो विकास होता है वह कई सारे स्टेप्स से होता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप आता है अपने युग्मक जनन, जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का जब निर्माण हो जाता है, इसमें देखिए बच्चों, गैमेटोजेनेसिस जो रहता है इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक कैसे होते हैं? अंडाणु होते हैं या फिर शुक्राणु होते हैं। अंडाणु व शुक्राणुओं का जब आपस में मिलन होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी जिसको अपन कहते हैं। निषेचन के द्वारा हमारे पास में भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है बच्चों? निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। और यही भ्रूण आगे चलकर विकास के दौरान इसका जब परिवर्तन होता है तब यह संपूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज रहता है, एक कोशिकीय संरचना होती है युग्मनज, और इसी युग्मनज के अंदर उसके बाद की घटना होती है विदलन। विदलन को अपन इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज भी कहते हैं। और इस विदलन के द्वारा इसमें कई सारे सेल डिविजन्स होते हैं और इसके पश्चात बनता है कोरक भवन, या फिर जिसको अपन कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। इसके बाद की घटना रहती है गैस्ट्रुलेशन की, और फिर अंग विकास होता है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और फिर संरचना विकास एवं विभेदन की क्रिया होती है। लास्ट में होता है ग्रोथ, जीव की वृद्धि होती जाती है, ग्रोथ होता है। अपन इसमें देखेंगे, इस टॉपिक के अंदर अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास क्या है, इसके संदर्भ में कई सारे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है। इस वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, कई सारी थ्योरीज दी गई है, जिसके अंदर अपन कुछ एक थ्योरीज का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अपनी सबसे पहला सिद्धांत है पूर्व रचना सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, इस सिद्धांत के अनुसार जनन कोशिकाओं के अंदर पूर्व रचित भ्रूण अथवा वयस्क का लघु रूप रहता है। जैसे कि इस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये जैसे शुक्राणु है, तो इस शुक्राणु के अंदर ही जीव पाया जाएगा, उसका पूर्व रचित जो है संरचना पाई जाएगी। ये सिद्धांत सही नहीं था, इसको सिद्धांत को बाद में वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। इसके बाद का सिद्धांत आता है अनुजनन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। आपके ये सिद्धांत दिया था वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसने बताया था कि इसके अनुसार एग के अंदर नए अंगों का उत्तरोत्तर उत्पादन होता है। इसे नवनिर्माण या अनुजनन कहा जाता है। इसके बाद एक थ्योरी दी थी स्प्लेंजियानी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जर्म लेयर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार जीवों का जो विकास होता है 3 आरंभिक
जर्म लेयर्स के द्वारा होता है, जनन स्तरों के द्वारा होता है, जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मेजोडर्म कहते हैं। जीव के सभी अंगों एवं ऊतकों का विकास जो है इन्हीं लेयर्स के द्वारा होता है, इन्हीं लेयर्स का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उनके द्वारा होता है। इसके पश्चात थ्योरी दी गई बेयर का नियम। यह सिद्धांत दिया गया कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर के द्वारा। आपकी ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों के अंदर बड़े समूह के सामान्य लक्षण भ्रूण में अपेक्षाकृत पहले होते हैं तथा बाद में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसने इसके लिए एग्जाम्पल दिया, कॉर्डेट्स में जो विकास होता है, भ्रूणीय विकास होता है, उसमें सामान्यतया सर्वप्रथम कॉर्डेट लक्षण जैसे कि नोटोकॉर्ड है, मेरुदंड है, मस्तिष्क एवं खंडीय मांसपेशियों का जो परिवर्धन है वह पहले होता है। उसके पश्चात विभिन्न वर्गों के विशिष्ट एवं विभेदीय लक्षण जैसे कि स्तनियों में बाल है, पक्षियों में पंख है तथा सरीसृपों में शल्कों का विकास बाद में होता है। इसको हम कहते हैं बेयर का नियम। इसी कारण से, इस सिद्धांत के आधार पर ही इनको आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी का जनक माना जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक, फादर कहा जाता है इनको, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है इनको। फिर आता है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ और थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। जाति आवर्तन का नियम अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था मोलर एवं हैकल नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने यह सिद्धांत जैव विकास के सिद्धांत के आधार पर दिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है? परिवर्तन का जो प्रक्रम होता है उसमें जाति विकास क्रम की वापस पुनरावृत्ति होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जाति का जो विकास हुआ है तो विकास के दौरान वह जाति जिस प्रक्रम से गुजरी है उसके लक्षण उसमें आते जाएंगे, उसके बाद में इसका विकास होगा, मतलब परिवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण परिवर्तन काल के अंदर वह अपने विकास के लक्षणों को भी दिखाएगा। इसके बाद थ्योरी दी गई, नेक्स्ट थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी बाय वीजमैन। वीजमैन के अनुसार, वीजमैन क्या कहता है कि जीवों का जो शरीर होता है वह दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं इनके अंदर। एक होता है कायिक द्रव्य जिसको अपन कहते हैं सोमैटिक फ्लूइड, जिसको कहेंगे सोमैटिक फ्लूइड, और एक रहता है जनन द्रव्य, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन जर्म फ्लूइड। इनके अनुसार क्या है कि जनन द्रव्य जो है वह ही आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। जनन द्रव्य के अंदर जितने चेंजेस होते होंगे वह ही आनुवांशिकता के अंदर आगे शो होंगे, प्रकट होंगे। कायिक द्रव्य का इसमें कोई योगदान नहीं है आनुवांशिकता के अंदर। इसके बाद थ्योरी आती है मोज़ेक थ्योरी। मोज़ेक थ्योरी दी गई थी रॉक्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई मोज़ेक थ्योरी। यह थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार जैसे ब्लास्टुला अवस्था है ये, ठीक है ना, ब्लास्टुला अवस्था के अंदर जो जो क्षेत्र बने हुए रहते हैं वह क्षेत्र अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक होंगे। विभिन्न अंग जो रहेंगे उन क्षेत्रों के निर्माण उन क्षेत्रों से ही बनेंगे। अगर किसी क्षेत्र के अंदर, भ्रूण के अंदर डैमेज हो जाता है तो आगे जब परिवर्तन होगा तब उसमें वह भाग नहीं पाया जाएगा। इसको हम कहते हैं मोज़ेक थ्योरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।